नमस्कार, इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने से अब तक 11 मरीजों की मौत हो गई है। आग सिविल अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी थी और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में शनिवार सुबह लगी आग के बाद कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। शनिवार सुबह लगी आग पर जब 1 घंटे में जाकर काबू पाया गया तो इस मामले में 10 मरीजों की जान जा चुकी थी। शाम तक एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। कुछ और लोग भी जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी है। कोविड का जो अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल का ये जो वार्ड था उसमें 17 पेशेंट्स थे और यहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया। उसमें लोकल एमएलए ने भी वो इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे थे। सब यहाँ पे जो भी कार्रवाई करने की कार्रवाई किया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेताओं ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आग किस तरीके से लगी, किस कारण से लगी और इसमें जिम्मेदार कौन कौन है, वो सब लोगों की यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट करवाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद आग लगने के बाद अब प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 79 संक्रमित मिल चुके हैं और कानपुर में शनिवार को जीका वायरस के 13 मरीज मिले। संक्रमितों में 6 बच्चे और 3 महिलाएं हैं। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह के मुताबिक स्क्रीनिंग और सैंपल लेने के काम में तेजी लाई जा रही है। अब तक 79 केस जीका के पॉजिटिव आ चुके हैं और निर्धारित कार्रवाई में 100 टीमें सर्विलेंस के उसमें लगी हुई हैं जो घर घर जाकर लाइन लिस्टिंग कर रही हैं गर्भवती माताओं के सिम्टोमेटिक का और उनका जो कोई बाहर से आने वाले केरल, महाराष्ट्र या किसी भी देश वगैरह से। और 100 टीमें सोर्स रिडक्शन में लगी हुई हैं जो घर घर जाकर जो है ब्रीडिंग को ख़त्म कर रही हैं और फोकल स्प्रे वगैरह कर रही हैं। 50 टीमें सैंपल लेने के लिए लगी हुई हैं। कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैम्पलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा सुबह और शाम जीका पॉजिटिव पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा रही है और उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को उनकी रिमांड नहीं दी। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख और उनके परिवार पर 27 शेल कंपनियों के जरिए अवैध पैसे को वैध करने का आरोप लगाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी अनिल देशमुख पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ड्रग्स केस में एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुनील पाटिल नाम के शख्स ने किरण गोसावी को एनसीबी की रेड के लिए भेजा था। मोहित कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल एनसीपी नेता हैं। एनसीपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्रूज के ऊपर रेड की। ड्रग्स क्रूज मामले में शनिवार को बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक नारकोटिक्स ब्यूरो को घेरते आई एनसीपी पर ही हमला बोला। दावा किया कि सुनील पाटिल नाम के शख्स के कहने पर किरण गोसावी उस जहाज पर रेड करने पहुंचे थे। सुनील पाटिल को एनसीपी का नेता बताते हुए मोहित कंबोज ने कहा कि सुनील पाटिल के कई एनसीपी नेताओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं और
इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है, उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल के साथ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए किरण गोसावी को भी एनसीपी का आदमी बताया और आरोप लगाया कि एनसीपी के नेता और लोग जबरन वसूली का काम कर रहे थे। ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां बताया था कि मोहित कंबोज के साले उस जहाज में मौजूद थे और उन्हें एनसीबी के अधिकारियों ने छोड़ दिया था, तो वहीं शनिवार को लगे आरोपों का जवाब देते हुए एनसीपी ने कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें सुनील पाटिल, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली के अलावा गुजरात के मंत्री किरीट सिंह राणा के साथ हैं। तस्वीरों को साझा कर एनसीपी ने यह जवाब देने की कोशिश की है कि ये लोग एनसीपी के नहीं बल्कि बीजेपी के आदमी हैं। बहरहाल रविवार के दिन नवाब मलिक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन सभी आरोपों का जवाब देंगे, और फिलहाल ये मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस के साथ 6 मामलों की जांच है एनसीबी की एसआईटी ने संभाल ली है। आईपीएस संजय सिंह के नेतृत्व में आज ही एसआईटी अधिकारी मुंबई पहुंचे। इनमें एक केस महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद का भी है। विवादों में रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब इस केस की जांच का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर बरकरार रहेंगे। एनसीबी ने बयान जारी करके कहा कि इस केस से किसी अफसर को हटाया नहीं गया है। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार में सहयोगी है, लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है उसके बाद बीजेपी का कहना है कि जहां पुलिस के सहयोग से शराब बिकती है वहां घटनाएं नहीं होती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि कानून बने 5-6 साल हो गए हैं, इस पर रिव्यू होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि एक पूरा इस कानून की सफलता आज 5-6 साल हो गया। जरूर इस पर एक विचार और जरूर इस पर एक सोच होनी चाहिए। मजबूती से पुलिस काम कर रही है, वहां पर कुछ घटनाएं हो रही हैं क्योंकि वो लोकल स्तर पर 3 नंबर का काम करने के कारण हो रहा है। जहां घटनाएं नहीं हो रही हैं, खास करके अगर मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं जो मेरा भी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो जो स्थितियां हैं वह भयावह हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग से पूर्वी चंपारण में शराब का काम चल रहा है, और जहां 1 नंबर का शराब प्रशासन के सहयोग से चल रहा है वहां पर जाहिर बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं लुधियाना, अमृतसर और हरियाणा के कैथल की। पंजाब में पिछले 2 दिनों में पराली जलाने की 8,359 घटनाएं दर्ज हुई। हरियाणा के कैथल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कई जगहों पर जल रही पराली को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये तस्वीरें जरूर चिंताजनक हैं क्योंकि इसका असर सीधा आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर देखने को मिलता है। दिल्ली में वैसे ही हवा का स्तर जो है वो काफी खराब है। दिवाली के एक दिन बाद देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर से हर बार की तरह इस बार भी सबका ध्यान पंजाब और हरियाणा के राज्यों में पराली जलाने की समस्या पर गया। हर साल की तरह जगदेव सिंह जैसे किसानों ने अपने खेतों में धान की पराली जलानी शुरू कर दी है।
हालांकि वो ये बात मानते हैं कि आग से निकलने वाला धुआं सेहत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ ही सरकार की इस बात पर आलोचना भी करते हैं कि वो पराली के प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता नहीं दे रही है। पिछले 3 साल से सरकार पराली जलाने के बारे में बात कर रही है, लेकिन उससे निपटने के लिए हमें मुनासिब मुआवजा नहीं दे रही है। इस साल पराली जलाने के करीब 28,792 मामले आए हैं। 5 नवंबर 2019 तक 38,053 मामले आए थे और साल 2020 में इस दिन तक 39,122 केस हुए थे। पंजाब में शुक्रवार को 5,327 घटनाएं हुई हैं, जो इस मौसम में एक दिन की सबसे ज्यादा थीं। इस साल 5 नवंबर के 5,327 मामलों के मुकाबले में 2019 में इसी दिन करीब 6,668 केस थे और 2020 में 5,036 मामले दर्ज हुए थे। पंजाब में धान के करीब 70% फसल काटी जा चुकी है। किसान आंदोलन और बारिश में हुई देरी से इस बार अंदेशा है कि महीने के आखिर तक पराली जलने की घटनाएं होती रहेंगी। सरकार ने ना सानू हो दिता है। पराली प्रबंधन में हमारी मदद करने के बजाय सरकार हम पर कानूनी कार्रवाई करने, जेल भेजने और करोड़ों का जुर्माना लगाने की धमकी दे रही है। अगर हम करोड़पति होते तो पराली न जलाते। चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती और इसलिए किसानों पर लगे जुर्मानों की वसूली भी सख्ती से नहीं की जा रही। हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। हर साल सरकार वादा करती है कि पराली जलाने को रोकने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और आर्थिक सहायता की कमी के कारण छोटे और मझोले किसान पराली को जलाने पर मजबूर होते हैं। वक्त आ गया है कि सरकारें इस मुद्दे को प्राथमिकता दे और किसानों के साथ मिलकर इस समस्या को खत्म करें। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।